सेक्शन नंबर 165 को आपको फिर से एक बार रिवाइज करा के दे रहा हूँ। सेक्शन नंबर 165 क्या बोलता है कि एक बंदा मैक्सिमम कितने कंपनी के अंदर डायरेक्टर रह सकता है, तो बोले मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर सब लिमिट दी है कि जो 20 कंपनी है उसमें से सिर्फ 10 कंपनी पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर रह सकते हो। इसका ही मतलब क्या है कि सर मैं 20 प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर रह सकता हूँ, आंसर इज यस। क्या सर मैं प्राइवेट 15 कंपनी और 5 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर रह सकता हूँ, बिल्कुल रह सकते हो। सर मैं 10 पब्लिक कंपनी 10 प्राइवेट कंपनी का रह सकता हूँ, बिल्कुल रह सकते हो। सर मैं 12 पब्लिक कंपनी और 8 नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी हमने कितने बोले हैं, 10। अब इन्होंने क्लैरिफाई किया है क्या कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होगी पब्लिक कंपनी को तो उसको भी पब्लिक कंपनी मानेंगे। और एक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो तुझे भी इस सेक्शन के लिए हम लोग पब्लिक कंपनी के लिमिट में काउंट करेंगे, मतलब 10 के लिमिट में। और काफ़ी सारे एग्जांपल हम लोगों ने क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि तो आपको लिमिट समझ में, मैक्सिमम 20 कंपनी जिसके अंदर 10 कंपनी पब्लिक हो सकती है ज़्यादा में ज़्यादा, और इट इंक्लूड प्राइवेट कंपनी विच इज होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी ऑफ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि तेरे जो तू जितने भी कंपनी में डायरेक्टर है उसमें का कोई भी एक कंपनी क्यों ना हो, शेयर होल्डर तेरी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर, से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के शेयर होल्डर ने बच्चों डिसीजन लिया कि हमारा डायरेक्टर 12 कंपनी से ऊपर के डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए, तो इज इट वैलिड? लॉ तो आपको 20 का लिमिट दे रहा, और ये लोग कौन है, बोले सुनना, लॉ आपको 20 का लिमिट दे रहा है, आपको 40 करके लॉ को कॉन्ट्रावेंस नहीं कर रहे, ये आपकी लिमिट को कम कर रहे, ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रहे, तो इट इज परफेक्टली वैलिड। तो इन्होंने क्या बोल दिया, यस शेयर होल्डर कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, वेरी इजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि जब आप अपनी आप किसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर बोलकर भी अपॉइंट हो रहे हो, तो वहां पर भी आपकी डायरेक्टरशिप काउंट होगी। मतलब कैसा कि मानो आप 15 पब्लिक कंपनी में हो और आप 5 प्राइवेट नहीं सॉरी आप 15 प्राइवेट कंपनी में 5 पब्लिक कंपनी में हो, और इसके बाद में अगर आप किसी 2 कंपनी में टेम्पररी डायरेक्टर बन जाते हो एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, ऐसे वाले केस में अब आप किस 17 की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, मतलब 15 में तो ऑलरेडी थे, जैसे 2 डायरेक्ट कहीं पे अल्टरनेट डायरेक्टर क्यों ना बन जाओ बच्चों, आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होना चालू हो जाएगी। समझ में आया? हाँ। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, मतलब आपको बोला मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी, आप 11वें पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन गए तो आपने लॉ कॉन्ट्रावेंस किया। आपको बोला मैक्सिमम 20 कंपनी, आपने 21वें कंपनी के अंदर क्या हो गए, डायरेक्टर बन गए, आपने लॉ कॉन्ट्रावेंस किया। आपको रिस्ट्रिक्ट किया था 12 कंपनी से ऊपर डायरेक्टर मत बनना, आप 13वें कंपनी में, मतलब बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो पहली बात तो सेक्शन 164 के अंदर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, है ना। और अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, सेक्शन 167 बोलता है वैकेट द ऑफिस ऑफ द कंपनी। और लास्ट पॉइंट क्या आता है आपके सामने, एंड ही अच्छा सारी कंपनी में करना पड़ेगा, सारी कंपनी में वैकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लगा, सब में हो जाओ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही शैल बी लाइबल कितना, 2000 रुपीज पेनल्टी मतलब आरओसी चार्ज करेगा, फाइन मतलब एनसीएलटी लगाता है, तो आपको पेनल्टी लगेगा कितना, 2000 रुपीज पर डे के हिसाब से, विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज है। और ये पेनल्टी चालू कब होगी, जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ ना उसके नेक्स्ट डे से। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 150 सॉरी क्या बोल सकते हैं 165। शॉर्टकट में मैक्सिमम 20 कंपनी, 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में इंक्लूड प्राइवेट कंपनी विच इज होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। आगे इट एक्सक्लूड सेक्शन 8 कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी को हम लोग कंसिडर नहीं करते नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में, एंड इट इंक्लूड अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑल्सो, दैट्स इट, खत्म सेक्शन नंबर 165 दी एंड। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 168 पूरा अच्छे से समझ लेंगे। क्या बोलता है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है सर रेजिग्नेशन कौन डालेगा, कंपनी बोलेगी कि डायरेक्टर हम तुझे रिजाइन करते हैं, आंसर इज नहीं, वो होता है रिमूवल, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है रेजिग्नेशन, हमारे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के बाद में रेजिग्नेशन हमारे खुद डायरेक्टर को ही देना पड़ेगा। सर ओरल देगा राइटिंग में देगा, तो ऑफकोर्स राइटिंग में देगा नोटिस, किसको, कंपनी को। जैसे ही उसने अपना रेजिग्नेशन नोटिस दे दिया, किसको, कंपनी को, कंपनी तेरा ड्यूटी है कि तूने विद इन 30 डे ये बात आरओसी को बताना बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर DIR12, ठीक है। और डायरेक्टर तेरे पास ऑप्शन है, कंपनी तेरा ड्यूटी है मैंडेटरी है, डायरेक्टर तेरे लिए ऑप्शनल है, तू चाहे तो एक फॉर्म फाइल कर दे DIR11 और वहां पर ये बता दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी को रिजाइन कर चुका हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ डिटेल रीजन बता दे
क्यों बेस्ट होता है ये? द रीज़न एटलीस्ट आप लोगों को, मतलब ये एक तरीका होता है कि आप ROC को बता दो कि व्हाट आर द रीज़न, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस एंड व्हाई आई लेफ्ट द कंपनी। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये डायरेक्टर कब बताएगा? विद इन 30 डेज बोला है ना, तो जिस दिन उसने रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को भेज दिया उसके बाद में वो इमीडिएट 30 डेज के अंदर बताएगा, और जिस दिन कंपनी को मिला उसके आगे 30 डे के अंदर कौन बताएगा? कंपनी ROC को बताएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से माना जाएगा? तो डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड टू कंपनी एंड द डेट मेंशन इन नोटिस। मानो डायरेक्टर ने आपको क्या बोला, आपको 1 तारीख 1 फरवरी 2022 को बोला कि मैं कंपनी रिजाइन करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नोटिस से लिख के दिया। कंपनी ये बात तुझे पता चली 5 फरवरी 2022 को, मतलब तेरे पास वो लेटर आया, ठीक है, और उसके अंदर लिखा था कि मैं रिजाइन करूंगा 2 महीने के बाद में 1 अप्रैल 2022। तो डायरेक्टर ने लेटर लिखा 1 फेब को, कंपनी को मिला 5 फेब को, और रिजिग्नेशन होने वाला है 1 अप्रैल को। क्वेश्चन आता है एक्चुअल रेजिग्नेशन कब हुआ माना जाएगा? तो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन जिस दिन कंपनी को मिला, और द डेट मेंशन इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर आ जाते हैं 5 फरवरी एंड 1 अप्रैल विच एवर इज लेटर 1 अप्रैल। तो यहाँ पर हो जाता है सेक्शन नंबर 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट। ठीक है जी, डन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो गए तो वैसे ही हम लोगों का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, समझ लो। एकदम आराम से फोकस करना है। सेक्शन नंबर 169 जो बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या बोलता है कि शेयर होल्डर अगर चाहे तो कंपनी को भेजेंगे स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस कहाँ पे दिया है? सेक्शन नंबर 115 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब जनरल मीटिंग चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। कम से कम 1% वोटिंग राइट रखने वाले शेयर होल्डर या जिनके पास 5 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू के शेयर है वो लोग भेज सकते हैं। ठीक है, कंपनी को 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग कि हमें फलाने व्यक्ति को क्या करना है, हटाना है। कहाँ से? फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी ये बात इंटीमेट करेगी, देख तेरे अगेंस्ट में शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन डाला है कि उससे तुझे हटाना है। अब ये रोना धोना करेगा और रिटर्न मतलब राइटिंग में देगा अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मुझे क्यों हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब कंपनी तेरा ड्यूटी है कि जो वो रिप्रेजेंटेशन उसने तुझे दिया वो तू सारे मेंबर को सर्कुलेट कर दे। ठीक है, अगर सर्कुलेट करने का टाइम अभी अवेलेबल नहीं है तो एक काम करना, जब जनरल मीटिंग होगी तो जनरल मीटिंग में उसको रीड आउट कर लेना। इफ द नो टाइम परमिट रीड आउट इन जनरल मीटिंग। ठीक है, और इसके लिए लॉ मेकर ने लैंग्वेज लिखा है द कंसर्न डायरेक्टर में कंपेल, मतलब ये जो डायरेक्टर है ना चाहे तो कंपनी को कंपेल कर सकता है कि तुझे मेरा रिप्रेजेंटेशन क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा। अब मानो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है वो अननेसेसरी अनड्यू पब्लिसिटी गेन करने के लायक का है, मतलब आप लोगों के सामने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हो और आप किसी को गलत बताना चाहते हो जानबूझ के। ठीक है, सो इफ इट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, गेनिंग द नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर। डिफेमेटरी मतलब किसी को गलत ठहरा के। तो ऐसे केस में कंपनी एक काम करो, आप NCLT को एप्लीकेशन कर दो कि देखो इसका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इसने बहुत ऊंच नीच बात की है इसके अंदर। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि हम लोग इसको मेंबर में सर्कुलेट करें, और हम नहीं चाहते कि ये आके हमें जनरल मीटिंग में बोले कि पढ़ के बताए। तो अगर NCLT सेटिस्फाई हो जाता है तो NCLT आपको क्या करेगा, एग्जाम्प्ट कर देगा। नो नीड टू सर्कुलेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर, और सेकंड नो नीड टू रीड एट अ जनरल मीटिंग। अब क्या होगा सर, अब इसके बाद में होगी हमारी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जिस डायरेक्टर को हटा रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। ठीक है, किसी को मरने के पहले भी उसको सुना जाता है, यहाँ पे तो डायरेक्टर को रिजाइन कर रहे हैं तो पहले इसको भी सुना जाएगा। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको लॉ में बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। उसके बाद में मेंबर आपको एक रिजोल्यूशन पास करना है। कौन सा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अगर आप, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है तो रिमूव करने के लिए भी कौन सा लगेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। और सेकंड कारण इन्होंने क्या बोला है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेकंड टर्म शुरू है मतलब रीअपॉइंटमेंट हुआ है तो फिर वहां पर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम नहीं लगेगा, वहां पर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या है, जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो अपॉइंट वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से होता है, वो रीअपॉइंट होता है कंपनी के अंदर फॉर सेकंड टर्म तो उसको रीअपॉइंटमेंट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ उसको रिजाइन कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड हुआ है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन तो उसको रिमूव करने के लिए भी लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है,
अगर मानो तुमने ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए था, वो फाइल नहीं किया तो डायरेक्ट मतलब सेटिस्फाई नहीं किया क्राइटेरिया, तो डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा। या फिर शेयर होल्डर आपने उस डायरेक्टर को किया रिमूव, अब हो गई वैकेंसी अराइज हो गई। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टर छोड़ के चले गया ना। तो सर इसकी वैकेंसी को फिल कैसे करेंगे? बोले सेम जनरल मीटिंग के अंदर, सेम जनरल मीटिंग के अंदर ही हम किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अगर शेयर होल्डर ने पहले से प्रपोज करके रखा था कि भाई साहब इस व्यक्ति को निकालना है और इस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो उसको अपॉइंट कर लेंगे। अगर मानो सेम जनरल मीटिंग में इफ वैकेंसी इज नॉट फिल, देन क्वेश्चन अराइज वेदर द डायरेक्टर रिजाइन, जो डायरेक्टर सॉरी वेदर जो डायरेक्टर रिमूव, जिस डायरेक्टर को आपने रिमूव किया है वो डायरेक्टर कहाँ पर अपॉइंट हुआ था। अगर आंसर आता है जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। इसको फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। लेकिन अगर मानो वो डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर था? अल्टरनेट डायरेक्टर था जिसको आपने रिमूव किया। ठीक है, तो फिर वो या नॉमिनी डायरेक्टर था, तो ऐसे वाले केस में, या फर्स्ट डायरेक्टर था, जनरल मीटिंग में थोड़ी ना अपॉइंट हुआ, तो क्या एक कैजुअल वैकेंसी? आंसर इज नो। ठीक है, तो क्या इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल कर सकता है? Answer is no. So this is all about removal of director under section 169 of Companies Act 2013. Sorted.